नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा पेपर में आपका स्वागत है। और ये हमारे रीट प्री पेपर से संबंधित रहेगा। जो भी साथी 2025 की तैयारी करे उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो ये हमारा सेक्शन सेकंड है, जिसमें भाषा से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। 30 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें शिक्षण विधियां शामिल होती है या नहीं, उसके क्वेश्चन कौन कौन से शामिल आते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके हल करते हैं। ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पेपर के। आपको समझते चलना है किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आता है। प्रश्न पहला है कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो मौखिक मूल्यांकन किया जाएगा दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछे। मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, ये बात हो सकती है। मौखिक मूल्यांकन में समूहनिष्ठता अधिक होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, ये सभी नहीं। समूहनिष्ठा अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसका मतलब है कि समूह में बुलाना चाहिए। तो मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना होता है, यानी कि मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मूल्यांकन की परिभाषा किसकी है? माइकलिस्की, ब्लूम, सिसिरोस या राइट स्टोन। तो जो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी थी माइकलिस्की के द्वारा। इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण को क्या कहते हैं? यानी कि बालकों की जो कठिनाई है उनको दूर कौन से शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है? सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण बच्चों के लिए नहीं किया जाता, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। यदि हमें बालकों की कठिनाइयों को दूर करना है तो हम उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो वर्तमान में लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए जो वर्क बुक चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, वर्क बुक, तो ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा रहा है जो सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष बताना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का कौन सा दोष है इनमें से? इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है, ये भी सही बात है। ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षण अनुपात कम हो, ये गलत है। तो पूछा ही यही है कि दोष, तो दोष यही है, डी ऑप्शन वाला। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप यदि डिस्कस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? जो उपलब्धि परीक्षण बनाया जाता है उसमें कितने पदों को शामिल किया जाता है? 2, 3, 1 या 4। जो उपलब्धि परीक्षण होता है
इसके अंतर्गत 4 पदों को शामिल किया जाता है उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, उससे पहले हम ये पैराग्राफ को देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक के उत्तर दीजिए। पहली लाइन है कि मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन के विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो ये कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को समझ लेते हैं, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल ना होगे। क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। ये था पैराग्राफ। आइए इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, सदैव शब्द में का यदि हम विच्छेद करते सदा प्लस एव बनता है और ये वृद्धि संधि का एक उदाहरण है सदैव। तो इसमें डी ऑप्शन में ये वाली संधि हो रही है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वसु, अर्णव, उरग या गरल। जो विष शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। विष का पर्यायवाची क्या होता है, तो विष शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो गरल होता है। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। गरल, गरल का मतलब भी विषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विरोधी विरोधी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक। जो विरोधी का होगा समर्थक। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी क्लास है हिंदी की और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यह नहीं कि बहुत ही सीधा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से क्या आशय है। मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा, मन को दशा। तो जो मनोदशा है इसका यदि हम आशय निकाल दे तो मन की दशा। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट होता है, मन की दशा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा अगला, मनुष्य शब्द है अव्यय, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो मनुष्य शब्द है ये एक जाति विशेष को बोध कराते हैं। जाति विशेष का बोध कराने वाला शब्द है मनुष्य। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, पर्सनल नाम, किसी का नाम हो, राम, श्याम आदि, ये पर्सनल यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, इससे पहले हम इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें 41 से लेकर 45 तक के उत्तर देने हैं हमें। पहले गद्यांश, इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी है उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है।
मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जहाँ ये भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। तो ये था पैराग्राफ। आइए इसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। पहला है 41वां क्वेश्चन, अमूल्य का अर्थ क्या होता है? अमूल्य, यहाँ पे एक शब्द है अमूल्य धरोहर। तो अमूल्य धरोहर का मतलब है जिसका कोई मूल्य ना हो या जिसका मूल्य बहुत कम हो, ये तो हो ही नहीं है। जिसका मूल्य लागत अधिक हो या जिसका मूल्य नहीं आंका जा सके, यानी कि अमूल्य का अर्थ होगा कि जिस वस्तु का मूल्य नहीं आंका जा सके, अमूल्य कहलाएगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड पैराग्राफ से। क्वेश्चन है, निधिया शब्द का एक वचन पूछा है कि निधिया का निधि ये तो सभी गलत हैं। ये निधि बिल्कुल सही है, ये नहीं है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, निधि। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या आसन अतीत। तो पूछा है कि उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ये बहुत ही सादा सिंपल वाक्य है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भाव शब्द क्या है? भाव शब्द के बारे में बताना है। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग। जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा था तो इसमें भाव शब्द आया था बार बार रिपीट होके। तो भाव शब्द होता है पुल्लिंग। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, भाव शब्द है पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होनी है। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? अचेतन का मतलब क्या है? निश्चित, एकत्र, चकित या निर्जीव। अचेतन एक होता है चेतन शब्द, जो सजीव शब्द होते हैं, मतलब सजीव के लिए यूज किया जाता है। तो अचेतन का यूज होगा निर्जीव के लिए, यानी कि जो निर्जीव चीजें होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के अंग बताने हैं। तो वाक्य के जो अंग होते हैं वह कितने होते हैं? तो इसमें 4, 1, 2 या 3। तो वाक्य के अंग होते 2, एक तो विधेय और एक उद्देश्य, ये 2 अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वाक्य से संबंधित है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, जो नीचे दे रखे वो रचना के आधार पर बताना कि इनमें से कौन सा प्रकार है। रचना के आधार पर विधानार्थक वाक्य, ये विधानात्मक अर्थ के आधार पर है। कर्तृवाच्य ये वाच्य के आधार पर पूछा जाता है। दोनों ही, जो कर्तृवाच्य है भाववाच्य है, ये वाच्य के आधार पर। लेकिन जो सी वाला है संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर पूछा जाता है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, एक तो होता है सरल, एक होता है मिश्रित वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो ये रचना के आधार पर होते हैं संयुक्त वाक्य। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए
दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सी विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, या कौन सी विराम चिन्ह कहलाता है? विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या लोप चिन्ह? जो दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है वो योजक चिन्ह काम में लिया जाता है। जैसे कि राम और ये डैश लगाए, राम और श्याम, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगाए ये योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, ढाक के 3 पात वाली कहावत का सही अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात, सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना या सीमातीत कल्पना करना। ढाक के 3 पात का मतलब होता है कि सदा एक जैसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ढाक के 3 पात। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला 50 नंबर का, बहुत लज्जित होना के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है। बहुत लज्जित होने के अर्थ में घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या डंका बजाना। बहुत लज्जित यानी कि अत्यधिक शर्मिंदा होना, इसके लिए हमें उपयुक्त मुहावरा होगा कि घड़ों पानी पड़ना। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किंडरगार्टन शिक्षण विधि है के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये तो रॉन्ग, क्योंकि अमनोवैज्ञानिक नहीं, ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये उच्च माध्यमिक स्तर नहीं, ये प्राथमिक स्तर के लिए यूज की जाती है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया। कुक महोदय का तो इसमें नाम ही नहीं है किंडरगार्टन का। तो बचा ऑप्शन हमारा कौन सा? 4th वाला। देखिए कि भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों के लिए यूज किया जाती है किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली। इससे भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा नहीं दी जा सकती। डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? बेसिक जो शिक्षा प्रणाली है इसमें भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान के द्वारा नहीं, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। यदि हमें भाषा की जानकारी देनी है बच्चों को तो उनके पर्यावरण में रखकर ही हमें पता चल सकता है कि वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सामाजिक पर्यावरण का हमें ज्ञान होना जरूरी है। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली होती है इसकी क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये क्या सीमा है व्यक्तिगत अनुदेशन की? जो सीमा है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बात है कि यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी यानी कि बड़ी कक्षा के अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ये बिल्कुल इसकी सीमा है कि ये बड़ी कक्षाओं में यानी कि ज़्यादा छात्र वाली कक्षा में यूज नहीं की जाती, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अनुदेशन है ये। इससे भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है बच्चों को। व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल देती है, ये बिल्कुल सही है। और ये भाषा के तत्वों का प्रभावी रूप से करवाई जा सकती है विद्यार्थियों को लिए। लेकिन इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बड़ी संख्या में बच्चों की संख्या में यूज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? परिविकसित ऑब्जर्वेशन वाला जो उपागम है इसका सोपान नहीं है। अध्ययन कार्य का आवंटन किया जाता है, बिल्कुल सही है। अध्ययन हेतु निर्देश भी दिए जाते हैं।
और विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह कलात्मक परियोजना है। ये एक कलात्मक परियोजना नहीं है, तो ये सोपान इसका नहीं है, प्री-विकसित अध्ययन उपागम का। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्षों को लिखवाना प्रारंभ कराएंगे। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु की गई है, यानी कि ये जो बात है कौन से बालकों के लिए लागू होती है। सर्वप्रथम सरल समान आकृति के वर्षों को लिखवाना प्रारंभ कराएंगे। ये प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक, देखा जाए तो इन दोनों के लिए तो यूज होगी नहीं, क्योंकि पहले सर्वप्रथम सरल बात आ रही है। तो सरल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात होगी ए वाले, यानी कि प्राथमिक बच्चों के लिए, क्योंकि हम शुरुआत में सरल भाषा का यूज कर सकते हैं प्राथमिक बच्चों के लिए। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है। जो भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति किसके, कौन से कौशल के द्वारा होती है। सुनना, बोलना, बोलना तो है लेकिन सुनना नहीं है। लिखना, पढ़ना, लिखना है लेकिन पढ़ना नहीं है। बोलना और लिखना दोनों ही के अभिव्यक्ति कौशल है। पढ़ना और बोलना नहीं, तो इसमें आएगा सी वाला कि बोलना और लिखना, ये क्या है, अभिव्यक्ति कौशल के रूप है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। जो अनुलेख यानी कि नकल का कार्य करवाया जाता है वो किस कौशल से संबंधित है। श्रवण, वाचन, वादन, लेखन। सीधा साथ है कि ये लेखन से संबंधित कौशल है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, लिंग्वाफोन यानी कि रिकॉर्ड प्लेयर, जो लिंग्वाफोन होता है रिकॉर्डिंग प्लेयर, किस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य तो होगी नहीं क्योंकि लिंग्वाफोन है रिकॉर्डिंग करने का कार्य करता है। ये है श्रव्य सामग्री, यानी कि रिकॉर्ड करके हम उसको सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग प्लेयर कहलाता है रिकॉर्ड प्लेयर। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व है जो शामिल नहीं होता है भाषा प्रयोगशाला में। परामर्श कक्ष बिल्कुल होता है, भाषा में श्रवण कक्ष भी होता है और भाषा में नियंत्रण कक्ष भी होता है, लेकिन विश्राम कक्ष यानी कि सोने के लिए थोड़ी दिया जाता है कोई कक्ष। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो भाषा कक्ष की बात करता है अनुभाग में परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है और नियंत्रण कक्ष होता है। ये तीनों ही कक्ष भाषा प्रयोगशाला में होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है, डी वाला विश्राम कक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाइयों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन का गुण, अस्पष्ट वाचन गलत, अस्पष्ट वाचन तो होता है क्षिप्रता नहीं, उचित ध्वनि निर्गमन, अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता नहीं होती है, उचित तरीके से ध्वनि का निर्गम होना। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा, उचित ध्वनि निर्गम। ये है सस्वर वाचन का गुण। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास। आपको कैसी लगी जरूर बता के जाएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।